हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया है बर्डन ऑफ प्रूफ, चैप्टर 7 में जो दिया हुआ है सेक्शन 101 से लेके 114A तक बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई है। इसमें प्रिजम्पशंस भी इंक्लूडेड है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करा था 101 से लेके 103 तक। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 104 से लेकर 111 तक विद रेलेवेंट केसेस एंड एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्लास सेक्शन 104 को समझकर। सेक्शन 104, सेक्शन 104 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। तो इसका क्या मतलब है? सेक्शन 104 बात करता है ऐसे फैक्ट्स की जिनको प्रूव करने के लिए हमें दूसरे फैक्ट्स की ज़रूरत है। When admissibility of a fact depends upon proof of another fact, एक फैक्ट की एडमिसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट। क्या हम लोग इस फैक्ट को प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि ये फैक्ट एडमिसिबल होगा कि नहीं। तो जो पार्टी इस फैक्ट को प्रूव करना चाहती है कि ये एडमिसिबल है, उस पार्टी को ये दूसरा फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा। तो द पार्टी हु वांट्स टू प्रूव इट विल हैव टू प्रूव द फैक्ट ऑन विच द एडमिसिबिलिटी डिपेंड्स। यहाँ से समझते हैं, एक फैक्ट 1 है और दूसरा फैक्ट 2 है। एडमिसिबिलिटी ऑफ दिस फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट। ये फैक्ट एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को फैक्ट 2 प्रूव करना पड़ेगा। तो जो पार्टी इस फैक्ट को प्रूव करना चाहती है उसको पहले ये वाला फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये वाला फैक्ट एडमिसिबल होगा। अब इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक पार्टी ए है जो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहती है। ए वॉन्ट्स टू प्रूव दैट अ पर्टिकुलर डाइंग डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय बी। तो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, F1 को प्रूव करने के लिए ए को प्रूव करना पड़ेगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन विल डिपेंड अपॉन फैक्ट 2 वेदर बी इज डेड और नॉट। तो सबसे पहले ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी की डेथ हो चुकी है, तभी बी का डाइंग डिक्लेरेशन ए प्रूव कर पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए वॉन्ट्स टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। तो ए सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है। तो जो सेकेंडरी एविडेंस है ये फैक्ट 1 है। इसको एडमिसिबल करने के लिए इस सेकेंडरी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी विल डिपेंड अपॉन वेदर द एविडेंस फॉल्स अंडर एनी ऑफ द सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस मेंशन अंडर सेक्शन 65। 65 में कहा गया है कि किन सर्कमस्टांसेस, 7 सर्कमस्टांसेस दिए हैं जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो द एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट 1 डिपेंड्स अपॉन वेदर ए इज बीइंग एबल टू प्रूव फैक्ट 2 और नॉट। तो फैक्ट 1 को प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए को फैक्ट 2 प्रूव करना पड़ेगा कि 65 के किसी भी क्लॉज में मेंशन आता है कि नहीं आ रहा है इसका एविडेंस। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए को वो प्रूव करना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन ए टू प्रूव फर्स्ट दिस फैक्ट, और इसी पे इसकी एडमिसिबिलिटी डिपेंड होगी। द बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। तो ये एविडेंस को एडमिट करने के लिए सबसे पहले उनको दूसरा फैक्ट प्रूव करने पड़ेगा, जिसके बेसिस पे ही एडमिसिबल माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 105। अब पढ़ते हैं सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 105 स्टेट्स दैट burden of proving that the case of accused falls within exception। तो पढ़कर ही पता चल रहा है कि accused के ऊपर burden रहेगा ये प्रूव करने का कि उसका जो केस है वो किसी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ नोट करने की है कि सेक्शन 105 ही इंडियन एविडेंस एक्ट में एक लौता सेक्शन है विच अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस। ये सिविल केसेस पे नहीं अप्लाई करेगा। तो हम लोग समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इट स्टेट्स दैट वेयर द पर्सन इज अक्यूज्ड, कोई भी पर्सन अगर अक्यूज्ड होता है तो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट उसका केस किसी भी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है इज अपॉन दैट पर्सन। तो जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर बर्डन लाई करेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो केस है वो किसी एक्सेप्शन में आ रहा है। अब कौन से एक्सेप्शन में? तो ये आईपीसी के एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे जनरल एक्सेप्शन मेंशन है 76 से 106 में, या फिर आईपीसी में कोई स्पेशल एक्सेप्शन मेंशन है, कोई प्रोवाइजो मेंशन है जो जिसमें उसका केस आ रहा हो, या एनी अदर लॉ मेंशनिंग दोज एक्सेप्शन।
तो अक्यूज्ड के ऊपर बर्डन रहेगा ये प्रूव करने का कि उसका केस या फिर आईपीसी में किसी एक्सेप्शन में आ रहा है या फिर किसी अदर लॉ के एक्सेप्शन में उसका केस आ रहा है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में जैसे ही केस आता है तो क्या जनरल प्रिंसिपल है जो फॉलो होता है, तो दो पार्ट में है। पहला तो कोर्ट प्रिज्यूम्स दैट द अक्यूज्ड इज इनोसेंट। कोर्ट हमेशा मानती है कि अक्यूज्ड इनोसेंट है और द बर्डन लाइज अपॉन फर्स्टली अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो क्रिमिनल केसेस में जनरल प्रिंसिपल है, सबसे पहले ये है कि कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि अक्यूज्ड जो आ रहा है वो इनोसेंट है, उसने कोई गुनाह नहीं करा है और उसका गुनाह करने का जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन पे लाई करेगा। प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पहले जैसे प्रोसिक्यूशन ने ये चीज़ प्रूव कर दिया तो अब जब है बर्डन शिफ्ट हो जाएगा अक्यूज्ड पे। अक्यूज्ड अब अपनी टर्न में प्रूव कर सकता है कि नहीं वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है बिकॉज हिज केस फॉल्स अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शन। तो वो अक्यूज्ड अपना डिफेंस ले सकता है, ये और ये एक्सेप्शन प्रूव कर सकता है। वही 105 में कहा गया है कि अक्यूज्ड एक बार प्रोसिक्यूशन ने उसका गिल्ट प्रूव कर दिया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, द बर्डन शिफ्ट्स अपॉन द अक्यूज्ड टू प्रूव that his case falls under any of the exception। ये 105 बात करता है। अब इससे रिलेटेड केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है KM नानावती का केस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और भी देखेंगे केसेस जो इस सेक्शन से रिलेटेड है। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962, ये बहुत फेमस केस है। इस केस में नानावती जो थे वो एक नेवल ऑफिसर थे। ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर किलिंग हिज वाइफ्स पैरामोर। उनकी वाइफ ने कन्फेस किया दैट शी वॉज हैविंग एन इलिसिट रिलेशनशिप विद अ मैन जिनका नाम था आहूजा। तो नानावती उनके पास जाते हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और उसी लड़ाई में एक्सीडेंटली आहूजा को वो मार देते हैं अपनी सर्विस रिवॉल्वर से। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्डन वॉज अपॉन KM नानावती टू शो दैट हिज केस वॉज फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शन। उनको शो करना है कि या फिर एक्सीडेंटली उनसे गोली चल गई या फिर सेल्फ डिफेंस में गोली चल गई, बट KM नानावती फेल्ड ऑन हिज पार्ट और वो अपना बर्डन जो था वो डिस्चार्ज नहीं कर पाते, इसी वजह से उनको मर्डर के लिए लायबल किया गया। अब हम लोग समझते हैं सेक्शन 106 ऑफ दिस टॉपिक। सेक्शन 106 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट विच इज़ स्पेशली इन द नॉलेज और विद इन द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। तो कोई ऐसा फैक्ट व्हेन द फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ वन पर्सन, देन उसी पर्सन के ऊपर बर्डन रहेगा उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो एनी पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, then the onus of proving that fact lies upon him। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको किसी फैक्ट के बारे में एकदम स्पेशल नॉलेज है, सिर्फ वही जानता है बाकी कोई नहीं जानता, तो उसी पर्सन के ऊपर ओनस रहेगा, बर्डन रहेगा उस फैक्ट को प्रूव करने का। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है टिकट वाला। A इज चार्ज विथ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। तो A को चार्ज करा गया कि वो ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे। दिस फैक्ट वेदर ही हैड टिकट और नॉट वॉज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ A। तो A के ऊपर ही बर्डन रहेगा प्रूव करने के लिए कि वो टिकट के साथ था, ये उसके ऊपर ही रहेगा एज पर सेक्शन 106। Section 106 is also an application of the principle of res ispa loquitur। रेस इस्पा लॉक्यूटर ये हम लोग ने टॉट में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब जब दो पार्टीज़ हैं, अगर वो डिफेंडेंट इतना ज़्यादा नेग्लिजेंट था कि वो एक्ट हुआ ही नहीं होता हैड द डिफेंडेंट नॉट बीन नेग्लिजेंट, तो इसमें रेस इस्पा लिक्विटर का डॉक्ट्रिन अप्लाई करा जाता है। बर्डन डिफेंडेंट पे ही रहेगा हमेशा ये प्रूव करने के लिए कि नहीं ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट। तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया जो कि डिफेंडेंट की, ये प्लेंटिफ है और ये है डिफेंडेंट। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है एक ठो और ये सिर्फ डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। अगर यहाँ पर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट ना होता तो ये एक्सीडेंट हुआ ही ना होता। तो यहाँ पर नॉर्मली जनरल रूल तो ये होता है कि ए को अपना प्रूव करना पड़ेगा केस, बट इस सिचुएशन में रेस इस्पा लिक्विटर के अप्लाई जब होता है तो इसमें क्या होता है कि ए को सिर्फ प्रूव करना पड़ेगा द फैक्ट ऑफ
एक्सीडेंट, ए को बस ये प्रूव करना पड़ेगा अपने पार्ट पे कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, और पूरा जो बर्डन है विल लाई अपॉन द डिफेंडेंट टू प्रूव कि ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट। तो व्हेन द थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, सिचुएशंस ये ऐसी है कि दिखा रहा है कि ये एक्सीडेंट हुआ या ना होता अगर बी जो होता है डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट ना होता। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बर्डन बी पे आ जाएगा बिकॉज दैट फैक्ट वॉज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ बी। इसी वजह से यहाँ पर पूरा बी के ऊपर आ जाएगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। तो सेक्शन 106 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस एस्पा लिक्विटर। अब इससे रिलेटेड केसेस देखते हैं। सेक्शन 106 से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट, नागेंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021। In this case, court held that Section 106 of Evidence Act constitutes an exception to Section 101 of Act. तो सेक्शन 101 में रहता है कि burden will lie upon the party who is coming with his case to the court, but सेक्शन 106 जो है वो उसका exception है because here the burden lies upon the party who has special knowledge about a particular fact. Further, it will apply to those cases where the prosecution has succeeded in establishing the facts from which reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts which are within the special knowledge of the accused. तो यहाँ पर सिर्फ प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि अक्यूज्ड को पर्टिकुलर थिंग के बारे में स्पेशल नॉलेज थी। एक बार प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता है तो बर्डन विल शिफ्ट अपॉन द अक्यूज्ड। नेक्स्ट केस है, ये भी 2021 का केस है, अरविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैक्ट्स स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड means that it would be impossible or extremely difficult for the prosecution to establish such facts, but accused can prove them without difficulty or inconvenience। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा कि फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन के लिए ऐसे फैक्ट्स प्रूव करना इम्पॉसिबल या फिर बहुत डिफिकल्ट है, बट अक्यूज्ड के वो स्पेशल नॉलेज में है तो वो बहुत आसानी से उनको प्रूव कर सकता है, एंड देयरफॉर बर्डन लाइज अपॉन द अक्यूज्ड। तो हम लोग ने कवर करा है सेक्शन 104 से 106 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे सेक्शंस इस चैप्टर के। अब जो सेक्शंस बचे हैं 107 से लेके 111 तक वो थ्योरी के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो दे मे बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो ये सारे सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 107 इनको अभी हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में विद केसेस डिस्कस करेंगे। सेक्शन 107 burden of proving death of the person where he was known to be alive for 30 years। ये सारे जो प्रिजम्पशंस हैं दे जनरल प्रिंसिपल इस पे बेस्ड है कि देयर इज़ अ प्रिजम्पशन एज टू कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स, मतलब ये माना जाता है कि जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी फ्यूचर में। तो माना जाता है कि अगर पर्सन को अलाइव देखा गया था 30 साल के अंदर तो अभी भी माना जाएगा कि ही इज़ अलाइव, और जो पर्सन कह रहा है कि नहीं वो जिंदा नहीं है, ही इज़ डेड, तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन होगा प्रूव करने के लिए द फैक्ट ऑफ डेथ। सेक्शन 107 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ द पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। सेक्शन 107 इज बेस्ड अपॉन प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स, and once a thing is shown to exist, law presumes that it continues to exist until the contrary is shown। तो सेक्शन 107 कहता है कि when a person is shown to have existed within last 30 years, there is presumption that he is still alive, and if anybody alleges that he is dead, he must prove that fact। Similarly, 108 में कहा गया है burden of proving that the person is alive who has not been heard for 7 years। अगर कोई पर्सन 7 साल से पता नहीं है उसके बारे में, जो नेचुरली पर्सन्स को उसके बारे में पता रहता है उनको नहीं पता है, तो जो पर्सन कंटेंट कर रहा है कि वो जिंदा है, बर्डन उस पर्सन पे रहेगा ये प्रूव करने के लिए कि ही इज़ अलाइव। तो यहाँ पर है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, यहाँ है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द पर्सन इज अलाइव। सेक्शन 108 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years। तो सेक्शन 108 कहा जा सकता है कि इट इज़ अ प्रोवाइजो टू सेक्शन 107। इट क्वालिफाइज द ऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑफ 107। कंडीशंस क्या है? पहला है कि द मैन हैज़ डिसअपियर्ड एंड क्वेश्चन अराइजेज वेदर ही इज़ डेड और अलाइव। तो पहला है कि मैन जो है वो डिसअपियर कर गया है और
क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है। सेकेंडली, ही रिमेन्स अनहर्ड फॉर 7 ईयर्स, तो 7 साल तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। नेचुरली जिन पर्सन्स को पता होता उनको भी नहीं पता है। देयर आफ्टर 108 में प्रिजम्पशन रेज किया जाता है और माना जाता है कि वो अब नहीं है या फिर ही इज़ डेड, एंड द पर्सन हु कंटेंट्स दैट ही इज़ नॉट डेड और ही इज़ अलाइव, उस पर्सन के ऊपर बर्डन रहेगा ये प्रूव करने का कि वो जिंदा है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 109। सेक्शन 109 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। तो इसमें रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में, टीनेंट या लैंडलॉर्ड के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो ये माना जाता है कि ये रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यू है, वो लोग अभी भी उसी रिलेशन में रिलेटेड है, और पर्सन जो कंटेंट कर रहा है कि दे आर नॉट सो रिलेटेड, बर्डन लाइज अपॉन दैट पर्सन टू प्रूव कि अब वो लोग ऐसे रिलेटेड नहीं है। Section 109, burden of proof as to relationship in case of partners, landlord and tenant, principal and agent. Section 109 इस principle पे based है कि things continue as they were. Section 109 कहता है where certain persons have been shown to be related to each other as partners, principal and agent, landlord and tenant, there is a presumption that they continue to be so related, and if anybody says that they were not so related or they are no more so related, then he must prove that fact. तो burden उस person पे होगा जो कह रहा है कि अब ये लोग ऐसे related नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 110, burden of proving proof as to ownership। तो जो पर्सन किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है माना जाएगा कि ही इज ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, and the person who contends that he is not the owner of the property, burden of proof lies upon that person। तो जो पर्सन कह रहा है कि एक इंसान जो कि किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, दूसरा बी आकर कहता है कि ए पोजेशन में तो है बट ओनर नहीं है, तो ए के ऊपर बर्डन होगा ये प्रूव करने के लिए कि ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सेक्शन 110, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। तो कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है माना जाता है ही इज ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज पोजेशन इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप और पोजेशन इज द सिंबल ऑफ ओनरशिप, एंड इफ अ पर्सन इज शोन टू बी इन पोजेशन ऑफ समथिंग देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट ही इज ओनर। Section 110 states that where anybody alleges that a party in possession is not the owner, then he must prove that fact. सेक्शन 110 से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट देखते हैं। अयोध्या डिस्प्यूट का ये केस है एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। इसमें कहा गया कि सेक्शन 110 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टाइटल फॉलोज पोजेशन, दैट इज वाई द प्रोविजन पोस्टुलेट्स दैट वेयर अ पर्सन इज शोन टू बी इन पोजेशन and question arises as to whether that person is the owner or not, the law casts burden of disproving ownership on the individual who affirms that the person in possession is not the owner. लास्ट सेक्शन है इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है 111। 111 टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ गुड फेथ where the persons are related to each other such that उनका रिलेशन जो है एक्टिव कॉन्फिडेंस का है। इसका मतलब क्या है, मतलब ए और बी अगर दो पार्टी हैं और इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि बी जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज कर रहा है ए के, मतलब बी जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ही इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। तो अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो बी विल हैव टू प्रूव, बर्डन विल लाई अपॉन बी ये प्रूव करने के लिए तो इनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो गुड फेथ में हो रहा है, क्योंकि बी यहाँ पर डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ए की विल को वो डोमिनेट कर सकता है, इसी वजह से बी के ऊपर यहाँ पर बर्डन रखा गया है ये प्रूव करने के लिए कि दो ही वॉज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, दो ही वॉज एक्सरसाइजिंग एक्टिव कॉन्फिडेंस, स्टिल यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुड फेथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि बी उसका अनफेयर एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज ले रहा है ए का। सेक्शन 111, proof of good faith in transaction where one party is in relation of active confidence. Where parties to the case are so related that one of them occupies a position of active confidence, then law requires such party to act in good faith towards the other, and the burden lies upon him to prove that he did act with good faith. इसी पॉइंट पे एक केस देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है दयाशंकर वर्सेस बच्ची 1982। इसमें जो प्लेंटिफ के अंकल थे वो 80 ईयर्स ओल्ड थे एंड ही फेल इल, तो प्लेंटिफ ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। विद इन 8 डेज अंकल ने प्लेंटिफ के फेवर में एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी, अपने कुछ घर प्लेंटिफ के नाम दिए।
In this case, the court laid down that a deed in favor of plaintiff was executed under abnormal circumstances because plaintiff यहाँ पर active confidence exercise कर रहा था और burden like हुआ plaintiff के ऊपर ये prove करने के लिए कि that he was acting under good faith, जो plaintiff नहीं prove कर पाया, and that is why the gift deed was set aside. So this was all about burden of proof. Chapter 7 में हम लोग ने कवर कर लिया है 101 से लेके 111 तक. नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वो टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में डाल दिए हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें केसेस इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 112, 113A और B ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही सब डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास with another topic related to law.